इस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंदर अभी तक अनबीटन रही वो दो टीमें वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की एक दूसरे के खिलाफ सुपर 8 के आज के इस मैच में जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के इस मैदान पर 26 फरवरी को शाम को 3 बजे से एक डे नाइट टी20 मैच के तौर पर एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगी। तो वही मैदान होगा जैसा मैंने आपको बताया अहमदाबाद का, जहां पर साउथ अफ्रीकन टीम ऑलरेडी अगर आप देखें तो 4 मुकाबले खेल चुकी है। पिछला वाला सुपर 8 का मैच भी इन्होंने इंडिया को यहीं पर हराया 76 रन के डिफरेंस से, जबकि लीग स्टेज के भी सारे मैचेस साउथ अफ्रीकन टीम ने जीते थे। और उसके अलावा वेस्ट इंडीज की बात करें जिनका इस ग्राउंड पर तो इस वर्ल्ड कप का पहला मैच होगा, लेकिन उन्होंने भी लीग स्टेज के सारे मैचेस जीत करके सुपर 8 के पहले मैच में जिम्बाब्वे की टीम को हराया। लेकिन जो साउथ अफ्रीका के पास यहां पर खेलने का एडवांटेज है उसका फायदा उठाते हुए जब वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ आज के इस मैच में उतरेगी, जहां पर अभी तक हमने देखा कि पहले 3 मैचेस में तो लाल मिट्टी की पिच मिली, लेकिन पिछले 2 मैचेस में काली मिट्टी की पिचेस पर मैचेस खेले गए, जिन दोनों मैचेस में इंडियन टीम एक कॉमन टीम रही। और उन दोनों मैचेस में हमने देखा कि बैटिंग करने के लिए कंडीशंस तो बहुत अच्छी थी, लेकिन लाल मिट्टी की कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो बाउंस थोड़ा सा कम रहा और इवन जो गेंद थी वो भी डिप कर रही थी सेकंड इनिंग के दौरान, जहां हल्की फुल्की ओस भी आती थी। लेकिन जो काली मिट्टी की पिच का असर रहा जिस पर थोड़े बहुत क्रैक्स भी हैं, बाउंस तो ठीक ठाक है, लाल मिट्टी की अपेक्षा में अगर आप देखें तो बाउंस थोड़ा सा कम है, लेकिन सेकंड इनिंग में बैटिंग करना ज्यादा मुश्किल यहां पर दिखाई पड़ा। अगर हम बात करें लाल मिट्टी के कंपैरिजन में, वो चीज हमने पिछले दोनों मैचेस में जीता। तो निश्चित तौर पर आज के इस मैच में किस तरीके की पिच मिलने वाली है, लाल मिट्टी की या काली मिट्टी की, उस पर काफी बड़ी चीजें यहां पर डिपेंड करेंगी। चूंकि जो वेस्ट इंडीज की टीम है अभी लास्ट वाला मैच वानखेड़े स्टेडियम की लाल मिट्टी की पिच पर कमाल का खेल करके आई है जिम्बाब्वे को हरा करके, तो अगर लाल मिट्टी की पिच होती है तब तो मेरे हिसाब से वेस्ट इंडीज के पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज भी हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर उनके पास एक चांस होगा कि साउथ अफ्रीका को हराएं। वरना अगर काली मिट्टी की पिच पर ही मैच होता है तो साउथ अफ्रीका के पास यहां पर एडवांटेज होगा, जहां पर इसी मैदान पर अगर आप देखें ये 5 मुकाबले जो इसी वर्ल्ड कप के अंदर खेले गए, केवल एक ये साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच था जिसमें बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती, वरना बाकी चारों मैचेस पहले बैटिंग करने वाली ही जीती है। इवन पिछले 14 मैचेस में से 11 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम यहां पर जीती है, जहां पर स्पिन को इन 14 के 14 मैचेस में अगर आप देखें तो 48 तो पेस को मिले, यहां पर 126 विकेट पहली इनिंग के अंदर 59, सेकंड इनिंग के अंदर 26, और स्पिनर्स की विकेटें भी यहां पर आप देखेंगे तो सेकंड इनिंग के अंदर जाकर के बढ़ जाती हैं। तो पिच का जो यहां पर रिपोर्ट आपने देखा और जो ओवरऑल कंक्लूजन यहां पर बना कि हमको देखना पड़ेगा फाइनली टॉस के बाद यही कि किस पिच पर मैच हो रहा है, और साथ ही साथ ओस आने के चांसेस यहां पर कितने ज्यादा हैं, जो कि पिछले वाले मैच में काफी कम आया। तो निश्चित तौर पर वो चीजें तो आपको मैं टॉस के बाद अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा, और उसकी बेसिस पर मेरी जो फाइनल टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इसी वीडियो के लिंक आपको मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों का दे रखा है। लेकिन एक बात यहां पर आपको समझ करके चलनी है कि दोनों ही टीमें अनबीटन तो हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कोई एक टीम आज के इस मैच में हारेगी। लेकिन मैं स्ट्रेट अभी अगर सीधे सीधे कहूं तो पिच चाहे जो भी हो वहां पर एडवांटेज साउथ अफ्रीका का ही होगा। लगातार 4 मैचेस ये टीम यहां पर खेली है और जीती भी है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये टीम मेरे हिसाब से ज्यादा वेल बैलेंस दिखाई पड़ती भी है। हालांकि वेस्ट इंडीज की टीम भी बहुत ही कमाल की है, हरा वो बिल्कुल सकती है साउथ अफ्रीका को, लेकिन एडवांटेज मेरे हिसाब से यहां पर अपर हैंड अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका का ही होगा, जिन्होंने इंडिया को भी इसी मैदान पर पिछले मैच में हरा दिया, जिनका प्लेइंग इलेवन और बैटिंग ऑर्डर भी अगर आप देखते चलें तो निश्चित तौर पर तेज गेंदबाजी तो बढ़िया है ही, स्पिनर्स भी इनके पास ठीक ठाक हैं, और साथ ही साथ खास करके कागिसो रबाडा तो अगर बात करें तो आउट ऑफ फॉर्म थोड़े दिखाई पड़े हैं, लेकिन पूरी की पूरी बाकी जो बॉलिंग यूनिट है उसने काफी कमाल का काम किया। चाहे वो लुंगी एंगीडी के पिछले मैच की बॉलिंग हो, जिन्होंने बड़ी कमाल की डिप होती हुई स्लोअर वंस करी, हालांकि विकेट उनको नहीं मिला। बाकी मार्को एंसन पिछले 2 मैच में लगातार 4-4 विकेट लेकर के यहां पर आए हैं। तो इस तरीके के प्लेइंग इलेवन के अंदर जिनके पास बेंच के ऑप्शन भी अगर आप देखें तो काफी चांसेस बनते दिखाई पड़ रहे हैं कि शायद जॉर्ज लिंडे इनको भी ये टीम आज के इस मैच में खिला ले। वो तो निश्चित तौर पर टॉस के बाद हमको पता चलेगा, लेकिन जो पिछले मैच पर टोटल बॉलिंग इन्होंने यूज करी अपनी, ये जो 6 के 6 बॉलिंग ऑप्शन रहे, जिसमें आइडन मार्करम ने इंडिया के खिलाफ आए पहले ओवर में बॉलिंग करके ईशान किशन को आउट करके उसके बाद इन्होंने अपने आप को बॉलिंग से हटा लिया, और बाकी की 19 ओवरें बाकी इनके 5 मेन बॉलर्स ने करी, जिसमें निश्चित तौर पर आपको मैंने बताया कि कागिसो रबाडा थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म दिखाई पड़े थे, और सभी ने किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करी उसका डेटा भी यहां पर आप देख करके समझ पाएंगे कि कौन कहां का बॉलर है। लेकिन एक बात यहां पर तय रही कि आइडन मार्करम वो लेफ्ट हैंडर के सामने शायद आपको यहां पर बॉलिंग करते दिखाई पड़ जाए। हालांकि जो वेस्ट इंडीज की टीम है वो स्पिन थोड़ा खराब खेलती है, तो मार्करम के ओवर आज बढ़ सकते हैं। हालांकि वहीं पर एक और चीज हमको देखनी पड़ेगी, तो यह आपके सामने जो करियर के स्टैट्स है साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के टी20 फॉर्मेट में, वो तो जरूर आप देखिए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि चांसेस जॉर्ज लिंडे के खेलने के आज के इस मैच बन सकते हैं, जिनके 29 मैच का एक्सपीरियंस है, 31 विकेट ले चुके हैं, और हर एक प्लेयर का करियर स्टैट और उसका एक्सपीरियंस जानने के बाद रिसेंट फॉर्म भी देखे जिसमें जॉर्ज लिंडे की ही मैं बात कर रहा था, तो इसी वर्ल्ड कप के अंदर 2 बार ये मैचेस खेल भी चुके हैं और 2 विकेट ले भी चुके हैं। तो निश्चित तौर पर एक एडवांटेज इनके पास स्पिन का हो सकता है आज के इस मैच में, लेकिन ये ले करके किसकी जगह पर आएंगे वो बड़ी मुश्किल चीज होगी। क्योंकि कॉर्बिन बॉश की भी बात करें तो इन्होंने भी अभी तक के 4 मैचेस में कमाल की बॉलिंग करते हुए 7 विकेटें चटकाई हैं। केशव महाराज ने भी पिछले वाले मैच में इंडिया के खिलाफ इसी मैदान पर काली मिट्टी की पिच पर 3 विकेट ली,
खेली। एंगीडी तो कमाल की बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन पिछले मैच में इनको विकेट मिला नहीं। उसके पहले के 3 मैचेस में देखें तो 8 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं। रबाडा एक ऐसे कमजोर कड़ी इस टीम के अंदर रहे हैं जिन्होंने 5 मुकाबलों में केवल 2 ही विकेट लिए, तो हो सकता है इनको रेस्ट करा करके ही लिंडे को ये लोग लेकर के आए। और वेस्ट इंडीज जैसी टीम के खिलाफ चाहे काली मिट्टी के पिच हो चाहे लाल मिट्टी के पिच हो, उसका ये एक्स्ट्रा एडवांटेज लें, जो कि टीम स्पिन बहुत अच्छा नहीं खेलती। तो ओवरऑल कंक्लूजन तो अगर हम बात करें तो जो भी प्लानिंग को लेकर के है और इनके जो बॉलिंग सेटअप है, जिसमें मार्को एंसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, एंगीडी कमाल के फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। रबाडा थोड़ी सी कमजोर कड़ी साबित हुए हैं, जिसमें से जॉर्ज लिंडे इनके जहां पर एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन उसी में अगर आप इनकी बैटिंग फॉर्म को देखें तो उसमें चाहे क्विंटन डिकॉक हो, जो कि पिछले 3 मैच में तो नहीं चले, पहले 2 मैच में ठीक ठाक बैटिंग करी थी। बाकी मार्करम की बात करें तो इन्होंने शुरुआत से ही काफी हद तक थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की कमी रही है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक ठाक दी है। इनके साथ एडवांटेज आता है इनकी बॉलिंग का, तो निश्चित तौर पर ये भी एक बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं। उसी में रियान रिकेल्टन की भी बात करें तो इंडिया के खिलाफ तो नहीं चले, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो काफी कंसिस्टेंटली रन बनाते दिखाई पड़े हैं इसी टूर्नामेंट के अंदर, इसी मैदान के ऊपर। और उसी में डेवाल्ड ब्रेविस की बात करें, इन्होंने पिछले वाले मैच में इंडिया के खिलाफ एक फंसे हुए मैच में जब इनकी शुरुआती विकेटें जल्दी जल्दी गिर गई थी तो 45 रन बनाए, कमाल की एक पारी खेली, जबरदस्त फॉर्म में दिखाई पड़े। और उसी मैदान पर उसी पिच पर यहाँ पर डेविड मिलर ने भी कमाल की एक 63 रन की पारी खेली। और बल्कि मैं तो कहूंगा यही 2 पारियां ऐसी रही जिसने साउथ अफ्रीका को पिछले मैच पर जिता दिया। हालांकि उसी पर ट्रिस्टन स्टब्स ने कमाल की 44 नबाद की पारी भी खेली। इवन ये तो जो 4 मैचेस इस वर्ल्ड कप के अंदर खेले उसमें 3 बार नॉट आउट ही रहे हैं। उसके पहले भी अगर आप देखें तो लगातार नॉट आउट पारियां यानी कि फिनिश करके मैचेस को लौटे हैं, इनिंग को फिनिश करके लौटे हैं। तो पूरी बैटिंग लाइनअप अगर हम बात कर लें, चाहे वो रियान रिकेल्टन और क्विंटन डिकॉक हो, उनके ओवरऑल आंकड़े अगर आप देख लें इस वर्ल्ड कप के भी, उसके पहले के भी, और बाकी भी नंबर्स अगर आप बॉलर्स के, ऑलराउंडर्स के देखें तो ये एक ऐसी यूनिक टीम रही है जिसके 11 में से 10 प्लेयर काफी बढ़िया फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। रबाडा केवल विकेट नहीं ले पाए हैं, हालांकि पिछले 2 मैच में फिर भी काफी कंटेन करके इन्होंने बॉलिंग करी है। तो उसमें जॉर्ज लिंडे एक ऑप्शन है जो कि टीम में आ सकते हैं। तो एक ऐसी टीम प्रॉपर जो कि जबरदस्त फॉर्म में है, हर एक प्लेयर उसके तगड़े फॉर्म में है। वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ निश्चित तौर पर जब उसकी तरफ से प्लेयर आपको पिक करने होंगे तो उसमें मार्करम तो यूटिलिटी वाइज बहुत ही बेस्ट ऑप्शन बन जाता है, जिसमें मार्को एंसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज और जिस तरीके की बॉलिंग एंगीडी ने करी थी उसके हिसाब से ये चारों बॉलर भी हमारी टीम में निश्चित तौर पर आने ही चाहिए। जिसमें निश्चित तौर पर क्विंटन डिकॉक एक काफी हद तक चूंकि विकेट कीपिंग भी करते हैं तो उसका एडवांटेज देते हैं आपको पॉइंट्स के तौर पर। बाकी ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ कैसा खेलते हैं वो तो आगे देखेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये 6 सबसे सेफ ऑप्शन होंगे इस टीम की तरफ से जो कि हमारे टीम में होने चाहिए। और उसी में मिडिल ऑर्डर में अगर आप फेवर कर रहे हैं साउथ अफ्रीकन टीम को तो इसी जो 4 बाकी के बैटर बचे हुए हैं उसमें से आप किसको लेके जा सकते हैं, चूंकि 7वां प्लेयर भी अगर आप 4 बॉलर पिक कर रहे हैं इस टीम की तरफ से तो 7वां बॉलर प्लेयर भी आपको इस टीम की तरफ से लेके जाना पड़ेगा। वो ऑप्शन कौन हो सकता है उसको जानने के लिए अगर आप हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो ये तो चीजें हमने सॉर्ट कर रखी हैं कि क्विंटन डिकॉक और आइडन मार्करम हमारी टीम में होंगे। इनके हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखें वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो कमाल के हैं, 42 का बैटिंग एवरेज है। और इवन जो बॉलर्स है जिसमें मार्को एंसन के 3 मैच में 5 विकेटें हैं, बॉश के 2 मैच में 2 विकेटें हैं, केशव महाराज के 5 मैच में 8 विकेटें और लुंगी एंगीडी के 8 मैच में 8 विकेट है। ये सारे बॉलर भी हमारी टीम में होंगे। लेकिन जो मिडिल ऑर्डर के बैटर अगर आप उसमें देखें तो केवल ट्रिस्टन स्टब्स जिनके 5 मैच में 45 का बैटिंग एवरेज है और रियान रिकेल्टन जिनके 8 मैच में 207 रन 34 का एवरेज है, ये 2 ही हैं जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ कमाल की पारियां खेलते रहे हैं। बाकी ब्रेविस और मिलर की बात करें तो ये कुछ खास कमाल, इवन डेविड मिलर तो 19 के एवरेज रन केवल बना पाए हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ। लेकिन उसी में वेन्यू का डेटा अगर आप ऐड करें और एक और चीज अगर आप देखते चलें, चूंकि चांसेस काफी हद तक जॉर्ज लिंडे के भी खेलने के हैं तो ये 7 मैच में ऑलरेडी 9 विकेट ले चुके हैं, यानी कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं और उनकी कमजोरियों के हिसाब से एक बढ़िया ऑप्शन बन जाते हैं। तो अगर खेलेंगे तो निश्चित तौर पर टीम में तो हमारे आएंगे। और उसी में वेन्यू का भी डेटा अगर आप ऐड करें तो जो हमको दोनों ओपनर्स चाहिए थे और उसमें हमने एक चीज सॉर्ट करी कि इस मैदान के हिसाब से तो नहीं, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने को लेकर के रिकेल्टन के नंबर्स तो अच्छे हैं, हालांकि इनके इस मैदान पर आंकड़े काफी एवरेज है। लेकिन इसी मैदान पर सबसे बेहतर कोई प्लेयर या एक्सपीरियंस प्लेयर इस टीम के अंदर कोई है तो वो निश्चित तौर पर डेविड मिलर है, जो कि अगर हम बात करें इसी मैदान पर यह आईपीएल की जो टीम है गुजरात टाइटंस की उसके लिए काफी ज्यादा ये मैचेस यहाँ पर खेले हैं, अच्छा खासा इनको इस मैदान की जानकारी है। तो मेरे हिसाब से डेविड मिलर, मार्करम और क्विंटन डिकॉक टीम वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग ऑप्शन होंगे इस टीम की तरफ से। बाकी बॉलिंग में मार्को एंसन, केशव महाराज, कॉर्बिन बॉश और लुंगी एंगीडी जैसे 4 और ऑप्शन, तो ये प्रॉपर 7 ऑप्शन हमारे टीम के अंदर हैं जो कि आ सकते हैं, जिसमें से निश्चित तौर पर अगर इसमें भी अगर आपको केवल 6 ही ऑप्शन अपनी टीम में रखने हैं तो कोई एक बॉलर आप ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन वो काम काफी मुश्किल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि अगर उसी में जॉर्ज लिंडे भी प्लेइंग 11 के अंदर खेल गए तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ये भी आपके टीम में होने चाहिए। हालांकि जॉर्ज लिंडे किसकी जगह पर आएंगे उस पर भी बाकी काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी। और बाकी ये जो चारों के चारों बॉलर हैं इसमें से क्या हम किसी को ड्रॉप कर सकते हैं या नहीं, ये चीज भी फाइनली हमारी तय हो पाएगी टॉस के बाद, जब हमको पता चल जाएगा कि किस तरीके की पिच पर
ये मैच होने वाला है उसके बेसिस पर हम चीज़ें फाइनलाइज कर लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी इस वीडियो के बेसिस पर कम से कम 7 से 8 प्लेयर तो हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से जो कि स्ट्रेट अवे हमारी टीम में आते हैं, जिसमें जॉर्ज लिंडे भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और उसी में इनकी बैटिंग की वीकनेसेस को भी देखते चले प्लेयर बैटल के अंदर। तो क्विंटन डिकॉक एक ऐसे प्लेयर रहे हैं, जब भी वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को इन्होंने फेस किया है तो मैथ्यू फोर्ड एक ऐसे बॉलर रहे हैं जिन्होंने 9 गेंद पर 16 रन देकर के एक बार इनको आउट कर रखा है। बाकी रोमारियो सेफर्ट ने भी इनको एक बार सस्ते में आउट कर रखा है। बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी इनके खिलाफ काफी काम आती है, जिसमें इंडिया के खिलाफ निश्चित तौर पर ये कई बार अर्शदीप सिंह पर आउट होते रहे। लेकिन फिलहाल अभी जो वेस्ट इंडीज की टीम उनके पास कोई ऐसा प्रॉपर ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन जो बॉलिंग ऑप्शन उनके पास है उसमें एक ऑफ स्पिन और लेग स्पिन जैसे दो ऑप्शन ऐसे हैं जो कि इनको परेशान करते हैं। और लेग स्पिन भी निश्चित तौर पर वेस्ट इंडीज के पास है नहीं, लेकिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स हैं और उसमें भी ऑफ स्पिन बॉलर उनके पास जो है वो आज के इस मैच में खेलेगा या नहीं उस पर भी चीजें डिपेंड करेंगी। तो कैसा बॉलिंग कॉम्बिनेशन टीम लेकर के उतरेगी आज की इस मैच में वेस्ट इंडीज की टीम, क्योंकि रोमारियो सेफर्ट ने पिछले मैच में बॉलिंग करी ही नहीं थी और वो पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उनके पास अकील हुसैन भी हैं, समार जोसेफ भी हैं, तो बेहतर बॉलर्स उनके पास पावर प्ले के। तो बॉलिंग कॉम्बिनेशन उनके तरफ से क्या होगा उसके हिसाब से हम डिसाइड कर पाएंगे कि फाइनली डिकॉक हमारी टीम में होंगे या नहीं। तो टॉस के बाद एक्टिव आपको रहना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में जो लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सएप को उस पर ज्वाइन होकर के। बाकी मार्करम की बात करें तो अकील हुसैन को बढ़िया खेले हैं, 35 गेंद पर 61 रन बना करके केवल एक बार आउट हुए हैं। मैथ्यू फोर्ड पर 2 बार कमजोर पड़े हैं, काफी सस्ते में आउट हो चुके हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी इनकी एक कमजोरी रही है, हालांकि फिर भी 26 का एवरेज है। और बाकी काफी हद तक लेग स्पिन इनके सबसे बड़ी कमजोरी है, जो कि निश्चित तौर पर सामने की टीम में है नहीं। बाकी रयान रिकल्टन की बात करें तो ये भी रोमारियो सेफर्ट पर अकील हुसैन पर सस्ते में विकेटें देते रहे और लेग स्पिन पर भी, जो कि निश्चित तौर पर सामने की टीम में है नहीं, वो आपको मैं कई बार बता चुका हूं। और बाकी अगर हम बात करें डेवाल्ड ब्रेविस की तो ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसते हैं बुरी तरह से, जिसमें अकील हुसैन और मैथ्यू फोर्ड भी 2 ऐसे ऑप्शन हैं जो कि इनको काफी बार सस्ते में निपटा चुके हैं। बाकी डेविड मिलर और साथ ही साथ ट्रिस्टन स्टब्स की बात करें तो ऑफ स्पिनर भी यहाँ पर गेम में आता है, होल्डर भी गेम में आते हैं। और उसी में ट्रिस्टन स्टब्स के खिलाफ भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर रोमारियो सेफर्ट लेफ्ट आर्म पेस और ऑफ स्पिन बॉलिंग। तो काफी हद तक एक बात कम से कम क्लियर होती है कि इस टीम की तरफ से तो 7-8 प्लेयर बेस्ट होंगे, उसमें भी कुछ ऐसे बैटर है जैसे क्विंटन डिकॉक हो गए या डेवाल्ड ब्रेविस जैसे खिलाड़ी हो गए। वो अगर सामने की टीम में कोई ऐसी बॉलिंग ऑप्शन या कॉम्बिनेशन उतर जाए जिसमें निश्चित तौर पर पिछले मैच की अगर प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर आप वेस्ट इंडीज की देखें तो इसमें कोई प्रॉपर ऑफ स्पिनर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, बाएं हाथ का तेज गेंदबाज आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेग स्पिनर तो इनके पास है नहीं। लेकिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर अकील हुसैन और गुदा केस मोती है, दोनों ने पिछले मैच में कमाल की बॉलिंग करी थी और काली मिट्टी की पिच मिल गई, तो आज भी दोनों काफी इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी मैथ्यू फोर्ड जिनका आपने देखा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है टॉप ऑर्डर बैटर्स के खिलाफ जो साउथ अफ्रीका के हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। समार जोसेफ निश्चित तौर पर पिछले मैच में नहीं चले थे इस तरीके की पिचेस पर, स्पेसिफिकली अगर काली मिट्टी की होती है तो शायद उतने यूजफुल ना रहे। बाकी देखना पड़ेगा कि होल्डर तो बॉलिंग करेंगे, लेकिन रोमारियो सेफर्ट आज बॉलिंग कर पाएंगे या नहीं ये एक बड़ा सवाल होगा। हालांकि इनके पास वो छठे बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर होते हैं। बाकी बैटिंग तो जबरदस्त फॉर्म में है ब्रैंडन किंग को छोड़ करके, लेकिन क्या हम ब्रैंडन किंग को आज के इस मैच में लेके जा सकते हैं नहीं, वो भी एक क्वेश्चन होगा। बाकी आगे कॉम्बिनेशन देखें तो एक प्लेयर है रोस्टन चेज जो कि आज के इस मैच अगर खेलता है तो एक बड़ा ही यूनिक डिफरेंशियल ऑप्शन बन सकता है, जिसके चांसेस मुझे थोड़े से कम दिखाई पड़ते हैं। बाकी हो सकता है जॉनसन चार्ल्स को भी ये लोग एज ओपनर ब्रैंडन किंग की जहां पर ट्राई करें, देखना पड़ेगा। बाकी बॉलिंग जो इनकी तरफ से पिछले वाले मैच में हुई थी 5 प्रॉपर बॉलरों ने जो करी थी, रोमारियो सेफर्ट ने तो बॉलिंग करी नहीं थी, उसका डेटा आप यहां पर देख सकते हैं। बाकी करियर के आंकड़े भी देखना है तो वो भी देखते हुए अगर आप रिसेंट फॉर्म की तरफ आए तो देखेंगे कि वेस्ट इंडीज की जो प्लेयर्स हैं खास करके बैटर्स, उनका जो रिसेंट फॉर्म रिसेंट टाइम पर रहा है वही इनकी टीम की जीत का सबसे बड़ा कारण भी रहा है, जिसमें साई होप ने रन बनाए इस वर्ल्ड कप के अंदर। हालांकि 3 मैचेस में फेल भी हुए हैं, ये भी एक कंसर्निंग सिचुएशन है, लेकिन ब्रैंडन किंग बिल्कुल फॉर्म में दिखाई नहीं पड़े हैं। और उसी में सिमरन हेटमायर की बात करें तो अभी पिछले मैच 85 रन की कमाल की पारी खेली थी। और रमेन पावेल जो शुरू में फॉर्म में दिखाई नहीं पड़े थे, इन्होंने भी पिछले वाले मैच में फॉर्म में वापसी करी। और रदरफोर्ड तो लगभग हर एक मैच के अंदर और पिछले 3 मैच में तो आउट ही नहीं हुए हैं, लगातार मैच को फिनिश करके आ रहे हैं, इनिंग को फिनिश करके आ रहे हैं। रोमारियो सेफर्ट जो बीच बीच में खेले हैं कभी नहीं खेलते हैं, रेगुलरिटी को लेकर के इनका रहा है कि ये कब खेलेंगे कब नहीं खेलेंगे। चूंकि इन्हीं के साथ अगर हम बात करें ना तो रोस्टन चेज को कई बार ये टीम रोटेट करती रही है, तो इन दोनों में से कौन खेलेगा वो भी फाइनल डिसीजन हमको लेने में काफी हद तक हेल्प करेगा कि किस तरह से हमको प्लेयर पिक करने हैं। लेकिन बाकी जो ऑप्शन है, चाहे वो जेसन होल्डर हो चाहे वो मैथ्यू फोर्ड हो, जबरदस्त बॉलिंग फॉर्म में दिखाई पड़े हैं दोनों के दोनों। इवन अकील हुसैन ने भी पिछले मैच पर 3 विकेट लिया, उसके पहले के 4 मैच में केवल 3 ही विकेटें थी, लेकिन गुदा केस मोती ने कंसिस्टेंटली विकेटें चटकाई हैं लगभग हर मैच के अंदर। और समार जोसेफ का भी थोड़ा सा फॉर्म ऊपर नीचे होता रहा है। तो इस पूरी टीम को एनालाइज करें तो इनकी बैटिंग जबरदस्त फॉर्म में है, बॉलिंग काफी बढ़िया फॉर्म में है, जिसमें 1-2 बॉलर निश्चित तौर पर थोड़ा सा सिचुएशनल परफॉर्मेंसेस देते रहे हैं, लेकिन ओवरऑल टीम के रूप में इस टीम ने बहुत ही बढ़िया काम किया। बाकी रोस्टन चेज खेलेंगे या रोमारियो सेफर्ट खेलेंगे, इस पर काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी। लेकिन टीम पिक करते हुए एक बात तो तय है कि चाहे वो साई होप
होप हो, चाहे वो सिमरन हेटमायर हो, रोमेन पावेल हो, या हो सकता है कि आपके सामने सरफेन रदरफोर्ड का भी ऑप्शन है, रोमारियो सेफर्ड का भी ऑप्शन है। ये तो निश्चित तौर पर तय कर पाना इन बाकी 6 ऊपर के यानी कि टॉप ऑर्डर के जो 6 खिलाड़ी हैं उनमें से किसको लेके जाएं, मुश्किल तो जरूर है, लेकिन ये 3 मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, जिसमें से रोमेन पावेल की जहां पर आप रदरफोर्ड को भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद बॉलिंग में जेसन होल्डर और मैथ्यू फोर्ड 2 सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जिसमें इन फॉर्म प्लेयर के तौर पर बात करें तो गुदाकेश मोती भी मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हालांकि अकील हुसैन चूंकि पावर प्ले में बॉलिंग करने आते हैं तो निश्चित तौर पर ये भी एक अच्छे ऑप्शन होंगे अगर काली मिट्टी की पिच हुई तो ये तो कुछ ऐसे 6 प्लेयर हैं जो कि सीधे सीधे हमारी टीम में आने लायक प्लेयर के तौर पर दिखाई पड़ते हैं, जिसमें रोस्टन चेज खेल गए तो वो भी एक अच्छे ऑप्शन होंगे। लेकिन निश्चित तौर पर एक बात आपने साउथ अफ्रीका की तरफ से भी समझी थी कि उधर से ही आपके 6-7 प्लेयर टीम में आ रहे हैं, तो इधर तो सारे के सारे बाकी प्लेयर आप ले नहीं जा पाएंगे, लेकिन 6 बेस्ट ऑप्शन तो आपको दिखाई पड़ जाते हैं। लेकिन उसी में जब आप हेड टू हेड के आंकड़े देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ब्रेंडन किंग एक ऐसे प्लेयर रहे हैं जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 फॉर्मेट में बहुत बढ़िया काम कर चुके हैं। ऑलरेडी 7 मैच में 259 रन है, 37 का बैटिंग एवरेज है और दोनों ही इनिंग्स के अंदर इन्होंने बढ़िया काम किया है। इवन हेटमायर के नंबर्स भी, और अगर आप देखें साई होप के आंकड़े भी काफी अच्छे रहे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। हालांकि रोमेन पावेल थोड़ा सा कमजोर पड़े हैं, रदरफोर्ड के आंकड़े भी थोड़े से एवरेज हैं, लेकिन इसकी बात करें रोमारियो सेफर्ड की तो 8 मैच में 118 रन है, 7 विकेटें ये भी ले चुके हैं। और उसके बाद होल्डर के 10 मैच में 8 विकेटें हैं, मैथ्यू फोर्ड के 6 मैच में 9 विकेटें हैं। अकील हुसैन कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन गुदाकेश मोती इन्होंने बढ़िया काम किया, समार जोसेफ ने बढ़िया काम किया है, और साथ ही साथ जॉनसन चार्ल्स भी बेहतर खेलते रहे। रोस्टन जेज के आंकड़े थोड़े से एवरेज हैं, लेकिन इनकी बैटिंग भी इनको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देती है। तो यहां तक आते आते तो एक डिसीजन काफी हद तक हमारा बन तो पा रहा है कि किसको हम ड्रॉप करें, लेकिन उसी में वेन्यू का भी डेटा अगर आप देखें तो यहां से आपको कोई खास ज्यादा हेल्प तो मिलेगी नहीं। लेकिन एक बात क्लियर होगी कि हेटमायर एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, जिसमें रोमारियो सेफर्ड को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन रोमारियो सेफर्ड के साथ भी वही एक रिस्क है कि वो कितनी बॉलिंग करेंगे हमको कुछ खास पता नहीं। तो मेरे हिसाब से आज की इस मैच में साई होप, सिमरन हेटमायर और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर मैथ्यू फोर्ड और गुदाकेश मोती, ये 4 बेस्ट ऑप्शन मुझे दिखाई पड़ रहे हैं जिनको मैं सीधे टीम में लेकर जाना चाहूंगा। उसमें अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो गुदाकेश मोती भी, और साथ ही साथ ब्लैक सॉइल के पीछे तो निश्चित तौर पर आप कंसीडर कर सकते हैं एक निश्चित तौर पर डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर यहाँ पर अकील हुसैन को भी, वरना आप एक एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शन ऐड कर सकते हैं अपनी टीम में, और वो बैटिंग ऑप्शन चाहे तो ब्रेंडन किंग भी हो सकते हैं जो कि ट्रम्प रहेंगे, या आप रोमेन पावेल को भी ट्राई कर सकते हैं। सबसे सेफ होगा अगर मैं बात करूं कि आप रोमारियो सेफर्ड के साथ चले जाइए, जो कि निश्चित तौर पर हालांकि पिछले मैच में बॉलिंग नहीं किया था उन्होंने, लेकिन आज बॉलिंग करेंगे उसके चांसेस इनको मिलेंगे, क्योंकि सामने साउथ अफ्रीकन टीम है वो उतना मौका नहीं देगी कि 5 ही बॉलर इनके काम निपटा दें। तो रोमारियो सेफर्ड, सिमरन हेटमायर, साई होप के अलावा मैथ्यू फोर्ड, गुदाकेश मोती जैसे 5 बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है, जिसमें सिचुएशनली अगर आप वेस्ट इंडीज को फेवर कर रहे हैं तो बाकी छठा ऑप्शन भी कोई भी ट्राई कर सकते हैं। जिसमें वीकनेसेस को देखने जाएं आगे तो एक ही मात्र कॉमन सीधे सीधे आप कह सकते हैं ये पूरी जो वेस्ट इंडियन टीम है, एक तो बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी और साथ ही साथ किसी भी तरीके की स्पिन बॉलिंग वो इनके खिलाफ सीधे सीधे गेम में आती है। जो साउथ अफ्रीका के पास है तो आप सीधे पिक कर सकते हैं, हालांकि उनके पास ऑफ स्पिनर या लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर ही है, तो डेटा सब आपके सामने, उसको रिपीट करने की जरूरत है नहीं। इनके सामने सीधा सीधा कंक्लूजन है कि स्पिन ये टीम अच्छा नहीं खेलती, बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी अच्छा नहीं खेलती, तो चाहे मार्को यानसन हो चाहे कोई भी स्पिन बॉलर हो वो इस टीम के खिलाफ काफी यूजफुल होने वाला है। बाकी इंडिविजुअल डेटा तो आपके सामने था ही, लेकिन एक बात जो तय करनी होगी वो टॉस के बाद हो पाएगी कि किस पिच पर मैच हो रहा है, काले मिट्टी वाली या लाल मिट्टी वाली, और जिस पिच पर भी मैच होगा उस पर ऑलरेडी कितने मैचेस हो चुके हैं वो चीजें हमको देखनी पड़ेगी, जो कि आपको मैं टॉस के बाद टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा। वहीं पर अपनी फाइनल टीम भी दूंगा, तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक है। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिए, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।